हिंदी 1 to 1 पे एक बार फिर से अभी आपका स्वागत है। एक ग्रामर क्विज करते हैं। देखिए, इफ यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग you obviously need some correction here and there, and these quizzes can be an amazing way for you to try and fix your grammar issues. तो करते हैं शुरुआत। 10 सवाल हैं, हर एक सवाल में अगर आप करेक्ट आंसर कर पाते हैं तो खुद को दीजिए 10 नंबर, अगर नहीं कर पाते हैं तो 0। और देखिए एंड में आपका स्कोर कितना होता है वो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करना ज़रूरी है। ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमें करता है काफ़ी इनकरेज। करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। I dash for you since morning. I have waited for you since morning. I've been waiting for you since morning. I was waiting or had been waiting. अब एक एक करके सबको डिकोड करते हैं। अगर आप यहाँ पर हैव वेटेड कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि द एक्शन इज फिनिश्ड, द एक्शन इज ओवर। अब ये काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली हिंदी वाले सेंटेंस में भी देख रहे हैं और यहाँ भी सिंस मॉर्निंग, मतलब ये एक ऐसा एक्शन बता रहा है जो अभी कंटिन्यू हो रहा है। हैव बीन वेटिंग ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, यहाँ सुबह में एक्शन शुरू हो गया था और अभी भी वो चल रहा है। प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो रहा है, इट हैजंट स्टॉप्ड। तो उस केस में बेस्ट रहता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम यहाँ पर कहेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था किसी टाइम पास्ट में। यहाँ रेफरेंस क्या कह रहा है, कर रहा हूँ, प्लस सुबह से। सो पास्ट में शुरू तो हुआ है लेकिन ये एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। अगर यहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं होती है कि कंटिन्यू हुआ है या नहीं पास्ट में, फिर उसके बाद तो उस केस में हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंड हैड बीन वेटिंग, अगेन it sort of confirms that the action got over. यहाँ पर एक्शन ओवर नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर have been waiting कहेंगे। करेक्ट आंसर बी हो गया। अगर आपने भी बी को ही सेलेक्ट किया है तो दीजिए खुद को 10 नंबर, और अगर नहीं किया था तो कोई बात नहीं, अगले वाले में कर लीजिएगा। 5 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं है। 5 किलोमीटर्स डैश नॉट इजी टू वॉक, क्या होगा आपके हिसाब से? 5 kilometers are not easy to walk। चलिए, गलत है ये। क्यों? जब कभी भी आप बात करते हैं मेजरमेंट्स की, और वो मेजरमेंट खास तौर पे अगर डिस्टेंस का हो, मनी का हो या फिर टाइम का हो, इन तीनों ही केस में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये पता है क्या, अगर आपको आंसर नहीं भी पता था तब भी आप अगर तुक्का लगाते तो ये सही हो जाता। यहां पर हमने क्या वर्ब लिया है? प्लूरल है ये भी। वर अगर पास्ट को भी मान के चलते हैं तो वर ये भी प्लूरल है, और हैव बीन ये भी प्लूरल है। तो ऑड वन आउट, तो हमें क्योंकि एक सेलेक्ट करना है तो उस हिसाब से भी ये ट्रिक ना आपको एग्जाम में कई बार काम आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको बाकी सारे प्लूरल में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सिंगुलर वाले को चूज करेंगे। और हाँ, कई बार इसलिए भी कर देते हैं, कुछ ऐसा भी कर देते हैं कि इसी में अब पास्ट भी ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। सो 5 किलोमीटर्स इज नॉट ईजी टू वॉक। बेशक ये किलोमीटर्स है लेकिन हम नॉट ईजी टू वॉक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फिर से अगर आपने सही आंसर किया था तो 10 दीजिए अपने आप को, +10 नहीं दिया था तो 0। बताइए आपका स्कोर क्या हुआ अभी तक, कैलकुलेट करते रहिएगा। वह बिना किसी वजह के बिल्कुल बेकार की बातें कर रहा था। अच्छा, ये सवाल मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे लगा ये तो सारे ही बकवास हैं, ऐसे कौन ही बात करता है। लेकिन चलिए, ऐसा अगर इन्हीं में से हमें पिक करना हो तो हम क्या पिक करेंगे? ही वाज टॉकिंग, वो बात कर रहा था बिना किसी वजह के, विदाउट एनी रीजन, और बेकार की बातें कर रहा था। तो बेकार की बातें कर रहा था, हमें ये पिक करना है। ही वाज टॉकिंग, ये तो हमें मिल ही गया है, तो बेकार की बातें, एब्सोल्युटली अननेसेसरी थिंग्स। यहां पर थिंग क्या हुआ हमारा? बात, नाउन। अननेसेसरी क्या हो गया? एडजेक्टिव।
और एब्सोल्युटली क्या हो गया, बताइए? ly से खत्म हो रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब। एडवर्ब। तो सीक्वेंस क्या है, एडवर्ब टू एडजेक्टिव टू नाउन, ये सीक्वेंस तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अब कंप्लीटली अननेसेसरी थिंग्स, हाँ। पूरी तरह से बिल्कुल के बदले यहां पर कंप्लीटली कहा जा रहा है। देखिए, एब्सोल्युटली अननेसेसरी थिंग हो गया एक, तो दूसरा आता है कंप्लीटली अननेसेसरी थिंग्स। कंप्लीटली अननेसेसरी थिंग्स का आप इस्तेमाल वैसे कर सकते हैं यहां पर, इनफैक्ट यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा। बिल्कुल बेकार की बात है, कंप्लीटली अननेसेसरी थिंग्स, एब्सोल्युटली नीडलेस अननेसेसरी थिंग्स। नीडलेस और अननेसेसरी एक ही बात हो गई, तो ये तो गलत हो गया। टोटली एब्सोल्युटली, दो एडवर्ब्स एक साथ ऐसे प्लेस होते नहीं हैं। अब इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रहा है, तो देखिए, जब आप एब्सोल्युटली अननेसेसरी थिंग्स कहते हैं, ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन इसको इडियोमैटिक नहीं माना जाएगा, खासतौर पे अगर बिल्कुल की बात की जाए तो। एब्सोल्यूट बिल्कुल से एक्सट्रीम जब लेवल हो जाए, आपने सुना होगा एब्सोल्यूट जीरो, मतलब इससे नीचे कोई भी, किसी भी मानक में आप इससे नीचे कोई जीरो नहीं मान सकते हैं, तो वहां पर जाकर आप एब्सोल्यूट जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो absolutely is not an appropriate choice here. Completely would go really well. He was talking completely unnecessary things. क्या हम इस मुद्दे पर बाद में बात कर सकते हैं? कैन वी डिस्कस दिस इशू? क्या हम बात कर सकते हैं? कैन वी डिस्कस इस मुद्दे पर, दिस इशू, बाद में? अब बाद में के लिए आप लेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेटर ऑन का भी, अबाउट लेटर, या फिर लेटर एट, क्या कहेंगे आप? लेटर। लेटर, सिंपल है ये। लेटर ऑन एक्सेप्टेबल है, कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन, लेकिन ये लेस फॉर्मल है। अच्छा। और अगर आप ये चीज सीख रहे हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका इस्तेमाल मत ही कीजिएगा। वैसे कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। कैन वी डिस्कस दिस इशू लेटर? और ये भी एक वजह है कि मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, जो ये अननेसेसरी के एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं, इन पे फोकस करेंगे आप, तो आप अपनी इंग्लिश को और चौपट ही करेंगे। जहां पे भी आपको लगता है एक वर्ड कम डालो और मीनिंग वही रहेगा, तो वो एक वर्ड कम ही डालिए। हाँ, सेंटेंस भी इजी रहता है समझने एग्जैक्टली। सो लेटर, कैन वी डिस्कस दिस इशू लेटर? वह यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो शायद निकल चुका होगा। ये हमने पहले भी कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था। इसके लिए आप मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। ही इजंट हियर, वो यहाँ नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं, बेशक यहाँ शायद कह रहे हैं, लेकिन सेंस आप ये दे रहे हैं कि मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन ये इसकी एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी आ रही है कि मैं यहाँ पर हूं, तो वो निकल ही चुका होगा। मैंने जो कंडीशन दी है, सॉरी, वो यहाँ नहीं है तो वो निकल ही चुका होगा। जो कंडीशन दी है वो तो फुलफिल हो ही रहा है, तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पर मस्ट हैव का ही इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है। वह यात्रा करना, किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद करती है। She likes traveling, reading books and dash music. बताइए, listen, listens, listening to listen. लिसनिंग। एग्जैक्टली। यहाँ पर देखिए, she likes, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है। अब क्या क्या चीजें पसंद करती है? ट्रैवलिंग, नाउन फॉर्म हो गया, ये वर्ब का नाउन फॉर्म होता है, जिसको जेरेंट भी बोलते हैं आप। ये भी नाउन फॉर्म हो गया। रीडिंग बुक्स में रीडिंग हमारा नाउन हो गया। और किताबें, ये भी दूसरा नाउन है। सो ये टेक्निकली देखा जाए तो इसके एडजेक्टिव के तौर पे भी काम कर रहा है यहाँ पर। फिर आता है एंड लिसनिंग। अब देखिए, यहाँ पर गड़बड़ क्या है, अगर आपके पास ऑप्शन यही रहेगा तो ऑब्वियसली आप लिसनिंग ही चूज करेंगे, लेकिन लिसन कभी भी बिना अपने एडवर्ब के नहीं, सॉरी, प्रेपोजिशन के नहीं आता है। यू ऑलवेज लिसन टू समवन और समथिंग। ठीक है। तो आप लिसन टू म्यूजिक कहते हैं, आप ये नहीं कहते लिसन म्यूजिक, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर मुझे पहले ये ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये भी करेक्ट ऑप्शन हुआ। टिपिकली देखा जाए तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है।
मैंने वह किताब वापस कर दी जो मैंने कल खरीदी थी। मैंने वापस कर दी, आई रिटर्न्ड द बुक, ठीक है। जो मैंने कल खरीदी थी। अब यहाँ पर विच आई हैड बॉट, विच हमने जो के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन है तो विच का इस्तेमाल तो बिल्कुल हो ही सकता है। आई सब्जेक्ट हो गया, मैंने खरीदी थी, आई हैड बॉट, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। ओके। विच आई बॉट, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हो रहा है। विच आई हैव बॉट, प्रेजेंट परफेक्ट, और विच आई वॉज बाइंग, पास्ट कंटिन्यूअस। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर किसका इस्तेमाल सही होगा। विच आई हैड बॉट। विच आई हैड बॉट, करेक्ट, क्योंकि आप यहाँ पर दो एक्शंस की बात करें। देखिए, अगर एक्शन 1 और एक्शन 2 एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि इसके बाद एक्शन 3 भी अगर आएगा, इन सब के लिए आप एक एक करके सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए आप कहते हो, मैं सुबह में जागा, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, चाय बनाई, मेक अ टी। अरे मेक क्यों कहेंगे, पास्ट से, मेड या फिर प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी। फिर दोस्तों को फोन किया, देन कॉल्ड माय फ्रेंड्स। तो जब कभी भी एक सीरीज ऑफ एक्शंस हो रही हैं तो उस केस में आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप ये कहना चाहते हैं कि एक एक्शन पास्ट में हुआ और दूसरा एक्शन जो हुआ वो पास्ट में तो हुआ, लेकिन वो इससे भी पहले हो चुका था, अच्छा। तो किताब वापस करने का काम उसने खरीदने से पहले तो नहीं करा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इस वाले क्लॉज के लिए, जो मैंने कल खरीदी थी, यहाँ इस पार्ट वाले पार्ट के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, विच आई हैड बॉट। बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। सो आई रिटर्न द बुक विच आई हैड बॉट यस्टरडे। अंत में उसने दबाव के आगे घुटने टेक दिए। अब देखिए, यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा आप स्मार्टली देखेंगे तो आपको आंसर पहले ही दिख गया होगा। ही फाइनली डैश द प्रेशर, give into, gave up, gave out and gave off. जब कभी भी गिव ऑफ का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी चीज से कोई चीज, मान लीजिए लाइट या फिर किसी तरह का कोई अरोमा या फ्रेग्रेंस, वो जब वो इमिट हो रहा हो, उससे बाहर निकल रहा हो। जैसे फूल कहीं भी रखा हुआ रहता है, उसकी खुशबू आने लगती है आपको दूर से ही, तो उस केस में गिव ऑफ का इस्तेमाल होता है। फिर आता है गिव आउट। इस केस में जब आप कोई भी चीज ये कहना चाहते हैं कि किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो। अच्छा। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द नोटबुक्स, या फिर द टीचर गेव आउट द नोटबुक्स। ठीक है। अब गिव अप का इस्तेमाल और गिव इन का इस्तेमाल, गिव इन आप तब कहते हैं जब आप सरेंडर करने की बात करते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं आई गेव अप स्मोकिंग, ठीक है, तो मैं क्या यहां सरेंडर कर रहा हूं किसी के सामने? नहीं। किसी के दबाव हो सकता है, लेकिन इन जनरल सेंस ये सरेंडर वाला सेंस नहीं आता है। आप यहां पर इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि मैंने बस छोड़ दिया। आई गेव अप ऑन यू, मैंने अब तुम्हारे बारे में ख्याल करना छोड़ दिया। ये कोई मुझे प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा, ये मेरे खुद के दिमाग से, PRESSURE, मेरे खुद के दिमाग से ये सोचा है कि मुझे अब ये काम छोड़ देना चाहिए। यहां पर गिवन, और एक तो जैसा मैंने कहा, यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखते किसी चीज के आगे घुटने टेक दिए, सो टू द प्रेशर, ये तो पहले से ही आना था, अब टू एक में ही है, तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका पहले ही था, और ही फाइनली गिवन टू द प्रेशर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नवा क्वेश्चन देखते हैं। अगर तुमने मुझे कॉल किया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इफ यू डैश मी, आई डैश यू। मतलब बोलते बोलते एकदम से
मेरे मुंह तक निकल गई. Okay, so had called could have helped. Called could have helped. Have called could sorry would help, या फिर had called would have helped. कौन सा बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है आपको? ऑप्शन ए हैड कॉल्ड कुड हैव हेल्प्ड. तो ये हमारा कौन सा कंडीशनल है? कंडीशनल अच्छा. थर्ड कंडीशनल, जिसको आप हैड से भी शुरू करते हैं. आप ये कहना चाहते हैं कि कोई एक एक्शन, ये हमने कुछ दिन पहले भी कवर किया था, कोई एक एक्शन नहीं हुआ और उसके पीछे का रीजन जो था वो इफ क्लॉज के साथ था. हाँ. और ये इफ क्लॉज जो भी है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट लेता है अपने साथ. सो या तो इफ के साथ सेंटेंस शुरू कीजिए या फिर हैड के साथ सेंटेंस शुरू कीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर उसके बाद आप दूसरा क्लॉज लाते हैं जहां पर आप सब्जेक्ट डालते हैं, फिर कुड हैव डालते हैं, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डालते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म डालते हैं, और फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो डालते हैं. इस पैटर्न पे अगर आप जाएं तो आपने बिल्कुल सही कहा. इफ यू हैड कॉल्ड मी, आई कुड हैव हेल्प्ड, सो आई कुड हैव हेल्प्ड यू. इफ यू हैड कॉल्ड मी आई कुड हैव हेल्प्ड यू. परफेक्ट. तो ये बिल्कुल हमारे इस पैटर्न पे सही बैठता है, इस वजह से हम इसे ही पिक करेंगे. इफ यू कॉल्ड आई कुड हेल्प, नहीं, ये ऐसा कंडीशनल होता ही नहीं है. इफ यू हैव कॉल्ड आई वुड हेल्प, नहीं, कंडीशनल में प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल नहीं होता है. एंड इफ यू हैड कॉल्ड आई, अच्छा, ये काफी क्लोज है करेक्ट आंसर के. मदद कर सकता था, अगर मैं ये कहता तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता, तो would have helped would have been more appropriate. ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था. और ये आखिरी वाला, जीवन में धैर्य एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है. पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन लाइफ. बताइए. ए एंड द, इसको दिस मत पढ़िए, इसको एन पढ़िए. ओके, बताइए क्या होगा आपके हिसाब से? नो आर्टिकल. बिल्कुल. पेशेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? तो इसके साथ आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं इन जनरल सेंस. कुछ स्पेसिफिक केसेस हो सकते हैं जहां पर द पेशेंस, मान लीजिए अगर मैं कुछ यूं कहूं, द पेशेंस ऑफ दिस पर्सन इज कमेंडेबल, वो अलग बात है. यहां पर आपको फिर द पेशेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. मैं एक खास इंसान के गुण की बात कर रहा हूं, तो इस केस में द पेशेंस बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन यहां पर ए एन और दिस तो बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, ए द या फिर दिस तो बिल्कुल नहीं आएगा. तो नो आर्टिकल इज द करेक्ट आंसर. चलिए, आपका स्कोर क्या रहा कमेंट में फटाफट से बताइए, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. जितने ज़्यादा लाइक करेंगे मुझे समझ आएगा आपको कंटिन्यू करना है इस वाली सीरीज़ के साथ, तो कीजिएगा ज़रूर. मिलते हैं जल्दी.